हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दी एकेडमी ऑफ ज्योग्राफी में। आज की इस वीडियो में हम क्लाइमेटोलॉजी की क्लास 6 देखेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी 5 क्लासेस अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उनको देख लीजिए ताकि एक लिंक आपका बना रहे और जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये फ्री वीडियो लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की है CUT PG ज्योग्राफी 2025 और UGC नेट दिसंबर 2024 के लिए। या आने वाले टाइम्स में जो भी प्रिपरेशन करेंगे ये वीडियो उनके लिए भी यूज़फुल रहने वाली है। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि आपको इस तरह का जो यूज़फुल कंटेंट है आपको यहाँ पे मिलता रहे। तो वीडियोस हम फ्रिक्वेंटली नहीं ला पा रहे हैं, कुछ बिजीनेस चल रही है जिसकी वजह से वीडियोस नहीं आ रही है। तो हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर जो है इस जो क्लाइमेटोलॉजी हमने स्टार्ट की है हम उसको ख़त्म करें। तो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में है। मेरा नाम राकेश कुमार है, BSc मैथमेटिक्स और MSc ज्योग्राफी हूँ। UGC नेट JRF मेरा क्वालिफाइड है और हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी ज्योग्राफी मेरा क्वालिफाई है। ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। आगे बढ़ें तो ये सिलेबस बात करें तो ये सिलेबस है आपका UGC नेट के लिए और ये सिलेबस है आपका CUT PG के लिए। क्लियर। हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं जिसमें हमने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी देख ली है, कैसे प्रेशर की होती है। टेम्परेचर के बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो आज हम विंड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो विंड जो है वो मतलब CUT PG के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और नेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ये जो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था आपकी अंडरस्टैंडिंग को देखने के लिए, वो उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो जो स्टैंडर्ड एयर प्रेशर होता है सी लेवल पे वो 1013.25 मिलीबार होता है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, कई बार इस तरह का फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, आज हम विंड के बारे में पढ़ने वाले हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एयर और विंड में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, एयर क्या होती है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज होती हैं। क्लियर। उन गैसेज का मिक्सचर जो होता है उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? एयर कहते हैं। गैसेस का जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है? एयर होता है। और एक सेकेंड, हाँ, जो गैसेस का जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है? एयर होता है। और एयर फिर क्या हुआ? ये एक सब्सटेंस हुआ। सब्सटेंस मीन्स कि एक, मतलब एक कोई चीज हुई, हम इसको ऐसा कह सकते हैं। क्लियर। क्योंकि ये गैसेस का एक मिक्सचर है। जब ये गैसेस का मिक्सचर आपका मूव करना स्टार्ट हो जाए, इसकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, ठीक, इसकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जब हो जाए तो इसको हम कहते हैं विंड। क्लियर। तो जो एयर है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है और जो विंड है वो आपकी मूवमेंट ऑफ एयर है। तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई होगी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बात हम क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स की, कि विंड्स कितने टाइप की होती हैं। तो देखिए, विंड्स जो होती हैं वो बेसिकली ब्रॉडली अगर हम इनको बांटे तो दो टाइप से होती हैं। क्लियर। जिसमें एक आपकी है परमानेंट विंड्स और जिसको हम इनवेरिएबल विंड्स भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये विंड्स चेंज नहीं होती, ये पूरे के पूरे 12 महीने आपकी बहती रहती है। ये विंड्स परमानेंट विंड्स है अर्थ के सरफेस के ऊपर। क्लियर। और दूसरी होती है वेरिएबल विंड्स। आपने वेरिएबल विंड्स के नाम में सुने होंगे, जैसे सीजनल विंड्स हो गई, जो एक किसी पर्टिकुलर सीजन में बहती हैं, सर्दियों में बहती हैं, गर्मियों में बहती है, बरसात के मौसम में बहती है। जैसे सीजनल विंड हम आपका जो हमारा मानसून है, मानसून क्या है? एक सीजनल विंड ही है, क्योंकि वो आपके जून के मंथ में स्टार्ट होता है, सितंबर के मंथ में वापस हो जाता है, तो एक सीजनल विंड है। वैसे ही लोकल विंड्स होती हैं आपकी। लोकल विंड्स जो होती हैं वो एक पर्टिकुलर रीजन में, किसी छोटे रीजन में बहती हैं। क्लियर। जैसे आपकी लू होगी, लू एक रीजनल विंड है, रीजनल भी है प्लस सीजनल भी है, क्योंकि ये गर्मियों के मौसम में चलती है और एक स्पेसिफिक रीजन में चलती है। क्लियर। उसके बाद माउंटेन एंड वैली विंड्स आ गई, फिर उसके बाद आपका लैंड एंड सी ब्रीज आ गई। ये हम धीरे धीरे आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। तो हमारा जो आज मेन फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है परमानेंट विंड्स के ऊपर, यानी कि इनवेरिएबल विंड्स के ऊपर, यानी कि प्लेनेटरी विंड्स के ऊपर, जो प्लेनेट के ऊपर चलती है, पूरे अर्थ के सरफेस के ऊपर मूव करती हैं, उन विंड्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर। तो देखिए, जो परमानेंट विंड्स या जिनको हम प्लेनेटरी विंड्स भी कहते हैं, इस तरह से कुछ इनका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोरियोलिस फोर्स के बारे में पहले ही बता चुका हूँ आपको, कि जो विंड्स होती हैं वो आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर में किस तरफ मूव करती है? राइट मूव करती हैं। क्लियर। और सदर्न हेमिस्फीयर में वो किस तरफ मूव करती हैं? लेफ्ट हैंड की तरफ मूव कर जाती हैं। क्लियर। तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पे। देखिए,
यहाँ से हम परमानेंट या प्लेनेटरी विंड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये तो आपको पता ही है कि जो इक्वेटर होता है 0 से 5 या इक्वेटर के आसपास आपका लो प्रेशर बनता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लियर। फिर उसके बाद आपका 25 से 30 के बीच में हाई प्रेशर होता है, फिर दोबारा से लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, और सेम इस तरह सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है। अब हम आगे डिस्कशन करते हैं, क्लियर। सबसे पहले हम बात करते हैं विंड्स इन ट्रॉपिक्स की। जो ट्रॉपिक्स हैं आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच ये जो रीजन है, इसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक रीजन, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। तो इस रीजन में कौन कौन सी हवाएं बहती हैं, उन हवाओं के ऊपर हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे वन बाय वन, क्लियर। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। देखिए, ये जो ट्रॉपिक्स के बीच हैं, तो मैंने जैसा आपको बताया कि ये आपके 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ के बीच चलती हैं ट्रॉपिकल जोन में, ठीक। इस जोन में आपकी ट्रेड्स विंड्स बहती हैं रेगुलरिटी के ऊपर, ठीक। जैसे इस रीजन में कौन कौन सी विंड्स हैं, हम 3 विंड्स के बारे में देखेंगे, या 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक आपका डोल्ड्रम होगा, एक आपका इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज होगा, और फिर आपकी तीसरी ट्रेड विंड्स होंगी, ठीक। तो आपकी ट्रेड विंड्स जो होंगी वो इस रीजन में बहेंगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रेड विंड्स ब्लो विद रेगुलरिटी ओनली ओवर सम पार्ट्स ऑफ द ट्रॉपिकल ओशंस, मेनली ओवर द ईस्टर्न पार्ट। देखिए क्या कहने का मतलब है कि देखिए, एक बात यहाँ पे समझिए, ये आपकी अर्थ है, यहाँ मान लीजिए 30 है, ये आपका इक्वेटर है, और ये आपका दूसरा 30 है। तो अगर इस रीजन में आपकी जो विंड्स बहेंगी तो इस तरह से बहेंगी, ठीक, और इस तरह से, क्लियर। तो ये कहने का मतलब है कि इस तरह से मैं बना देता हूँ, ठीक। आपने ज़्यादातर बार किताबों में इस तरह से पढ़ा होगा, क्लियर। तो ये कह रहा है कि विंड्स इस तरह से नहीं बहती हैं, पूरे सरफेस के ऊपर इक्वेटोरियल रीजन में नहीं बहती हैं, कुछ पैचेस में बहती हैं, कुछ पैचेस में बहती हैं। मतलब एक रेगुलर पैटर्न इन विंड्स का आपको देखने को नहीं मिलेगा, कुछ पैचेस मिलेंगे, और वो पैचेस ज़्यादातर कहाँ होंगे, ईस्टर्न पार्ट में, राइट, ट्रॉपिकल ओशन के ईस्टर्न पार्ट में, क्लियर। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब देखिए, अगर नीचे आपकी ट्रेड विंड्स बहेंगी, ठीक, अगर आपकी नीचे ट्रेड विंड्स बहेंगी तो उसके ऊपर उसकी एंटी ट्रेड्स बहेंगी ट्रोपोस्फियर में, क्लियर। अगर नीचे आपकी ट्रेड विंड्स बह रही हैं तो यहाँ से ये ऊपर उठेंगी, ऊपर उठ के फिर ये इसके एंटी ट्रेड चलेंगे, जिनको हम क्या कहेंगे, एंटी ट्रेड्स। जब हम आगे आपका मेरिडियनल सर्कुलेशन पढ़ेंगे है, सेल्स पढ़ेंगे, तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, क्लियर। तो क्या होता है कि इस रीजन में जो वेदर कंडीशंस आर आल्सो नॉट काम बट डिस्टर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस लाइक साइक्लोन्स, हरिकेन्स, टाइफून्स, वेव्स, ठीक। आपको पता ही है कि ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है तो साइक्लोनिक कंडीशंस बनती हैं, साइक्लोन्स बनते हैं, हरिकेन्स बनते हैं, टाइफून्स बनते हैं, अलग अलग नाम है, चीज़ सेम है, क्लियर। तो उस वजह से ये जो इन ट्रेड विंड्स का जो रीज़न है, इन ट्रेड विंड्स का जो रीज़न रहता है, हमेशा क्या होता है, डिस्टर्ब रहता है, या फिर डिस्टर्बेंस इस रीजन में बनी रहती है। किस रीजन में, ट्रेड विंड्स के रीजन में, क्लियर। जो या ट्रेड विंड्स के रीजन में, या जो विंड्स आपकी ट्रॉपिक्स में बहती हैं, क्लियर। 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच में जो विंड्स बहती हैं उनमें हमेशा डिस्टर्बेंस बनी रहती है, क्योंकि लो टेम्परेचर होता है, साइक्लोनिक कंडीशंस बनती हैं, और उस वजह से आपका यहाँ पे डिस्टर्बेंस बनी रहती है, क्लियर। तो ट्रॉपिकल जोन, जैसे मैंने आपको बताया, 3 चीज़ें ट्रॉपिकल जोन में देखने को मिलती हैं। एक आपका डोल्ड्रम, इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज और ट्रेड विंड। वन बाई वन हम इन तीनों चीज़ों को देखते हैं। देखिए, डोल्ड्रम क्या होता है, एक शांत रीजन होता है, शांत रीजन जहाँ पे ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होती। मान लीजिए ये आपका इक्वेटर है, तो इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ तक आपको देखने को मिलता है क्या, डोल्ड्रम। और इस डोल्ड्रम में बिल्कुल शांत रीजन होता है, कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस इस रीजन में आपको देखने को नहीं मिलती है। इसको हम कहते हैं डोल्ड्रम। डोल्ड्रम का मतलब ये है शांत रीजन, और ये कहाँ से कहाँ तक मिलता है, 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ तक, ठीक। ये नॉर्थ, ये साउथ, इक्वेटर से 0 डिग्री से, क्लियर। तो डोल्ड्रम इज अ बेल्ट ऑफ काम एक्सपेंडेड 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ फ्रॉम इक्वेटर। Earlier, it was believed that it is a belt of regular feature and characterized by strong convective instability. But now this belief is changed and this is also confined some localities. जैसे मैं आपको बताया कि जो ट्रेड विंड्स होती है ना, वो ट्रेड विंड्स एक पूरे रीजन में नहीं बहती हैं, पूरे रीजन में नहीं बहती, जैसे मैंने आपको बताया। सेम ये जो है, ये आपका क्या कहते हैं, डोल्ड्रम के साथ भी है। डोल्ड्रम्स भी कुछ ही पैचेस में आपको देखने को मिलता है, और जो
इसका जो कौन कौन किस रीजन में देखने को मिलता है, इसके लिए क्रोवे हैं, क्रोवे भाई साहब रहे हैं। इन क्रोवे भाई साहब ने 3 रीजन्स, 3 जोन्स बताए हैं कि इन 3 जोन्स में ही आपको जो है डोलड्रम देखने को मिलेगा। कहाँ? पहला रीजन क्या बताया उन्होंने? पहला रीजन बताया उन्होंने इंडो पैसिफिक डोलड्रम। ये कहाँ मिलेगा आपको? ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्ट कोस्ट से लेके 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक। ठीक। दूसरा डोलड्रम कहाँ देखने को मिलेगा? इक्वेटोरियल वेस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ अफ्रीका, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके वेस्टर्न साइड में, वो भी कहाँ पे? इक्वेटोरियल रीजन में। क्लियर? वहां देखने को मिलेगा। और तीसरा वेस्टर्न कोस्टल मार्जिन ऑफ सेंट्रल अमेरिका, जो सेंट्रल अमेरिका आपका जहाँ मेक्सिको, ग्वाटेमाला, कैरिबियन सी जो रीजन है, ठीक, उस रीजन के वेस्टर्न साइड में ही आपको आपका जो तीसरा डोलड्रम है वो देखने को मिलेगा। यानी कि उन्हीं रीजन्स में आपको जो है शांति देखने को मिलेगी। क्लियर? तो ये था आपका किसके ऊपर? डोलड्रम के ऊपर। आई होप आपको डोलड्रम क्लियर हुआ होगा। डोलड्रम एक शांत रीजन है, एक काम रीजन है जहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होती है। क्लियर? क्यों नहीं होती है वहाँ पे डिस्टर्बेंस? क्योंकि वहाँ पे कोरियोलिसिस फोर्स क्या होती है, इक्वेटर के आसपास बिल्कुल ही मतलब जीरो होती है या बिल्कुल ही मिनिमम होती है। उस वजह से क्या होता है, यहाँ पे शांति रहती है। जो साइक्लोन्स बनने चाहिए थे, साइक्लोन बनने के लिए क्या जरूरी है? एक तो आपका लो प्रेशर होना जरूरी है, हाई टेम्परेचर होना जरूरी है, प्लस आपका कोरियोलिस फोर्स होना भी जरूरी है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स के कारण ही वो साइक्लोन क्या करेंगे, वहाँ पे रोटेट होना स्टार्ट करेंगे। तो कोरियोलिस फोर्स होती नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई साइक्लोन्स बनते नहीं है। कहाँ से कहाँ के बीच में? 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ के बीच में। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। डोलड्रम आपको अच्छे से समझ आया होगा। डोलड्रम एक रेगुलर रीजन ना होके एक कुछ पैचेस में आपको देखने को मिलता है, और वो पैचेस क्रोवे हैं। क्रोवे ने 3 पैचेस आइडेंटिफाई किए: इंडो पैसिफिक डोलड्रम, इक्वेटोरियल वेस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ अफ्रीका, वेस्टर्न कोस्टल मार्जिन ऑफ सेंट्रल अमेरिका। ठीक, होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे डोलड्रम के बाद हमने जैसे बात कर लिया, अब हम इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज की बात करते हैं। इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज को समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी, जिसमें आपका नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक, साउथ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, वो चीज़ें आपको थोड़ा देखनी पड़ेगी। राइट? तो देखिए क्या होता है, द इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल फ्रंट्स आर कॉल्ड इंटरट्रॉपिकल फ्रंट्स। देखिए एक बात समझिए, फ्रंट्स जैसे ही फ्रंट का टॉपिक आएगा तो फ्रंट्स भी आपको समझाएंगे, ठीक। लेकिन आप समझिए कि क्या होता है कि मान लीजिए फ्रंट क्या होता है, फ्रंट तब बनता है जब दो डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट टेम्परेचर के एयर मासेस आपस में मिलते हैं, तो एक बाउंड्री क्रिएट होती है, एक स्लोपिंग बाउंड्री क्रिएट होती है, जिसको हम फ्रंट कहते हैं। अब देखिए ये आपकी अर्थ है, यहाँ पे आपका इक्वेटर है। इक्वेटर में इस तरफ से हाई प्रेशर से इक्वेटर की ओर हवाएं आ रही हैं, ठीक, इस तरह से, और इस तरह से भी क्या हो रही हैं, हवाएं आ रही हैं। तो जहां पे ये कन्वर्ज कर रही हैं, यहाँ पर ये क्या कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं। तो इस रीजन को हमने बोला इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्या बोला? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक। कौन कौन सी विंड्स यहाँ पे आके मिलती हैं? यहाँ पे मिलती है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, और यहाँ से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। जहां पे ट्रेड विंड्स इक्वेटर के पास आके मिलती है, उस रीजन को हमने बोला इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, राइट, या इंटर ट्रॉपिकल फ्रंट्स। ज्यादातर बार इसको हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। तो आपको आई होप ये चीज समझ आई होगी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है। और इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन वो जोन होता है जहां पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, राइट, और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड मिलकर मिलती हैं, आके मिलती हैं, उस जोन को हम बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्लियर? तो ये आपको समझ आया। अब देखिए होता क्या है, दो चीजें आती है। अब इस इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के भी दो रूप हैं। जो हमने इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन देखा, उसके भी दो रूप हैं। पहला रूप है NITCZ, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक, नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और दूसरा रूप है साउथ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक। ये क्यों बनते हैं? क्लियर? अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस चीज को आगे हम धीरे धीरे समझेंगे। फिलहाल आप ये चीज समझिए, चलिए यहीं पे आपको मैं क्लियर करवा देता हूँ। देखिए होता क्या है, ये मान लीजिए हमारी अर्थ है, अर्थ है। अब ये है आपका इक्वेटर। इक्वेटर मीन्स जहां पे अर्थ को दो हिस्सों में बांटा जाता है। क्लियर? एक नॉर्थ हेमिस्फीयर, एक साउथ हेमिस्फीयर। क्लियर? लेकिन ये है अर्थ का इक्वेटर, ठीक।
एक और इक्वेटर क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं थर्मल इक्वेटर। थर्मल इक्वेटर कैसे क्रिएट होगा? थर्मल इक्वेटर होगा सन की पोजीशन के साथ। अब आपको पता है सन की पोजीशन चेंज होती है अर्थ के रिस्पेक्ट में। ये मान लीजिए ये है आपका 23.5 कैंसर और ये है आपका कैप्रिकॉन। तो जब यहाँ पे सन आपका वर्टिकल होगा तो दैट मीन्स यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इस रीजन में टेम्परेचर ज़्यादा होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर कम होगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस सन की मूवमेंट के साथ में आपका जो हाई टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर भी तो शिफ्ट होगा, हाई टेम्परेचर ऊपर की ओर शिफ्ट होगा क्योंकि सन इस बार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो उस वजह से क्या होता है कि ये जो कन्वर्जेंस जोन यहाँ 0 डिग्री पे बनना चाहिए था वो 0 डिग्री पे ना बन के कई बार क्या करता है ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाता है इस तरह से। क्लियर? इस तरह से। और ये कई बार तो 30 डिग्री तक ये शिफ्ट कर जाता है। जब ये यहाँ तक पहुंच गया है तो दैट मीन्स यहाँ बहुत कम टेम्परेचर बना है, यहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर बना है, तो यहाँ पे क्या बन गया? लो प्रेशर। तो जो साउथ की तरफ से आपकी ट्रेड विंड्स जा रही थी वो ट्रेड विंड क्या करेंगी? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो थी वो ट्रेड विंड्स इक्वेटर को क्रॉस करके कहाँ हो जाएंगी? राइट में मूव हो जाएगी। राइट में क्यों मूव होगी? क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंड्स जो होती हैं वो आपने पढ़ा है राइट की तरफ ही कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से घूमती हैं, तो ये राइट की तरफ घूमेंगी, राइट इस तरह से। तो अब जो ट्रेड विंड्स पहले इक्वेटर पे आके मिल रही थी वो अब कहाँ पे जाके मिलेंगी? वो मिलेंगी जाके 20 से 30 डिग्री के आसपास, कई बार 15 से 20 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये शिफ्ट कर जाती है नॉर्थ की तरफ। तो जब ये नॉर्थ के ऊपर आपका कन्वर्जेंस जोन बन रहा है तो इसको हम बोलते हैं NITCZ, यानी कि नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये कब बनता है? जून के मंथ में। क्लियर? सेम चीज आपकी उल्टी हो जाएगी आपकी विंटर में, क्योंकि विंटर में सन की पोजीशन यहां हो जाएगी और ये जो ITCZ है वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। क्लियर? अब देखिए आगे इस डायग्राम को, आप इस डायग्राम को देख के आपको समझ आया होगा कि ये समर का सिनेरियो है। समर के सिनेरियो में क्या हो रहा है, एक सेकेंड, कि समर के सिनेरियो में क्या हो रहा है कि जो आपकी जो ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन था वो ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन आपकी सन की पोजीशन के साथ कहाँ मूव कर गया है? नॉर्थ की तरफ मूव कर गया है। जब ये नॉर्थ की तरफ मूव करेगा, क्लियर, जब ये नॉर्थ की तरफ मूव करेगा तो हवाएं जो पहले यहाँ पे इस इक्वेटर के पास आके मिल रही थी वो कहाँ मिलेंगी? अब जाके यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है? आपका टेम्परेचर यहाँ पे बहुत कम हो गया है और यहाँ पे कन्वर्जेंस जोन बन रहा है। सेम विंटर में ये पोजीशन क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी और ये सदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये सदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट होगा तो इसको हम सदर्न इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलेंगे और समर में ये नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है। क्लियर? अब इस बात को समझिए, एक और टॉपिक इसी के साथ आप समझ लीजिए, वो है इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज। ठीक, ये क्या है? ये इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज क्या होती हैं? ये होती हैं जब ये ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इक्वेटर के पास ना होके ऊपर की ओर शिफ्ट कर गया है तो आप देख पाएंगे कि विंड्स इक्वेटर को, जो आपका अर्थ का अपना इक्वेटर है, मैकेनिकल इक्वेटर जो अर्थ का है, उस इक्वेटर को क्रॉस करके क्या हो रही हैं? मूव कर जा रही हैं राइट हैंड की तरफ। यहाँ पे आप देखिए राइट हैंड की तरफ, यहाँ से आके यहाँ को मूव कर जा रही है कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से। तो जब ये यहाँ को मूव कर जा रही हैं तो ये अब कैसी विंड्स देखने को लग रही हैं? वेस्टर्लीज। और किस रीजन में? इक्वेटोरियल रीजन में, राइट। तो इनको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज, राइट, क्योंकि ये इस तरफ वेस्ट से इस बार विंड्स आपकी आ रही हैं। ठीक, तो ये इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज आपकी कहलाती हैं। क्योंकि ये क्यों बनी? क्योंकि आपकी जो नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वो आपकी ऊपर की ओर शिफ्ट हो चुकी है। क्लियर? आई होप आपको ये बात यहाँ पे क्लियर आई होगी। तो एक चीज़ और देख लेते हैं कि कहा जाता है कि जो इंडिया में जो मानसून आता है वो मानसून इसी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के ऊपर की ओर, नॉर्थ की ओर मूव करने की वजह से आता है। काफ़ी स्कॉलर्स का ये मानना है। और जो हमारे मानसून यहाँ बनता है वो माना जाता है कि ये वेस्टली इक्वेटोरियल वेस्टलीज विंड्स की वजह से ही हमें मानसून देखने को मिलता है। क्योंकि आपकी जो ITCZ है वो ऊपर की ओर शिफ्ट कर गई है और अगर वो ऊपर की ओर शिफ्ट कर गई है
तो यहाँ पे एक स्पेस बन रहा है विंड्स को फ्लो करने के लिए, और विंड्स फ्लो कर जा रही हैं, और जो विंड फ्लो कर जा रही है उनको हमने इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज बोला, और वो इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज आपका मानसून के रूप में आपको देखने को मिलती हैं। होप आपको ये क्लियर होगा। तो ट्रेड विंड्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि ट्रेड विंड्स कहाँ से कहाँ के बीच में बहती हैं। ट्रेड विंड्स आपकी बहती हैं 30 डिग्री नॉर्थ से लेके, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है, इक्वेटर की ओर बहना स्टार्ट होती हैं, क्लियर। और 30 डिग्री साउथ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में, और ये कन्वर्ज कहाँ करती है, ये कन्वर्ज करती है इक्वेटर के पास, और समर में थोड़ा नॉर्थवर्ड मूव हो जाती है, और विंटर में ये थोड़ा साउथवर्ड मूव हो जाती हैं। तो जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो ट्रेड विंड्स होती हैं, ठीक 30 डिग्री से साउथ, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में, क्योंकि ट्रेड विंड्स ही कहलाती हैं, तो जो सदर्न हेमिस्फीयर में होती हैं उनको हम साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स कहते हैं, और जो आपकी ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर में होती है उसको हम नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स कहते हैं। तो इसका जो ट्रेड विंड्स का जो इक्वेटर वार्ड पार्ट होता है वो ह्यूमिड होता है, क्योंकि जब वो इक्वेटर के पास आती जाती हैं तो आपको ओसन उनको मिलता रहता है, ओसन उनको मिलता है तो उनको मॉइस्चर मिलता है, मॉइस्चर मिलता है तो फिर बारिश करती हैं, क्लियर। ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी। जोन ऑफ ट्रेड विंड इज कॉल्ड हेडले सेल, जैसे हम आगे सेल्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये चीज़ क्लियर करेंगे। अब हम वेस्टर्लीज की बात करते हैं। वेस्टर्लीज देखिए आपको 30-35 डिग्री से लेके 60-65 डिग्री के बीच में देखने को मिलती हैं दोनों हेमिस्फीयर में, चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो चाहे वो सदर्न हेमिस्फीयर हो, राइट। तो अगर इनकी हम डायरेक्शन की बात करें तो ये जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ चलती हैं, ठीक। और अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो उसमें वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलती हैं, इस तरह से, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या होता है कि इनका जो टेम्परेचर होता है वो रिलेटिवली कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो विंड्स आपकी पोल से आती हैं। तो जब दो डिफरेंट टेम्परेचर की एयर्स या विंड आपस में मिलती हैं तो वो क्या करती हैं, आपका फ्रंट्स का निर्माण करती हैं, फ्रंट्स का निर्माण करती हैं, तो उसकी वजह से टेम्परेट साइक्लोन आपको देखने को मिलते हैं इस रीजन में 60 से 65 डिग्री के बीच में, क्लियर। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे इसका फिगर बना के दिखा देता हूँ। देखिए होता क्या है कि ये हमारा अर्थ है, मान लीजिए ये इक्वेटर है, यहाँ पे आपकी 23.5 है, तो यहाँ से ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ से ये विंड्स जो है वेस्टर्लीज जो है ऑरिजिनेट होती हैं, सेम यहाँ पर भी यहाँ से ये क्या होती हैं, ऑरिजिनेट होती हैं। तो ये चलती हैं कहाँ से, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और इस तरफ ये अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो ये कहाँ से चलती हैं, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ, क्लियर। इस तरह से आपको ये बात यहाँ से समझ आई होगी। अब होता क्या है कि यहाँ पे आपका 66 डिग्री पर आपकी पोल से पोलर विंड्स आती हैं, तो पोलर विंड्स का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, क्योंकि पोल से आ रही हैं, ज़्यादा ठंडी है, ठीक है, तो वो कम टेम्परेचर है उनका, ठीक है। और इनका टेम्परेचर इनके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है, तो उस वजह से क्या होता है, दो डिफरेंट टेम्परेचर की विंड्स जब आपस में मिलेंगी तो आपका फ्रंट्स का निर्माण करेंगे, और उन्हीं फ्रंट्स की वजह से बनते हैं फिर टेम्परेट साइक्लोन, यानी उनको हम फ्रंटल साइक्लोन भी बोलते हैं, क्लियर। तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी। तो जो आपकी विंड्स होती हैं ये विंटर में ज़्यादा डोमिनेट करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और समर में कम डोमिनेट करती है, क्योंकि यहाँ पे लैंड ज़्यादा है आपकी, कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जिसकी वजह से लैंड और सी का जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है वो बना रहता है, और ये विंटर में और ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट हो जाता है, क्योंकि लैंड ज़्यादा जल्दी ठंडी होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो उस वजह से ये ज़्यादा टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, और उस कॉन्ट्रास्ट की वजह से ये ज़्यादा डोमिनेट करती है, क्लियर। ये प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है इन इन विंड से, क्योंकि देखिए मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ वर्ल्ड मैप के ऊपर। ये देखिए ये वर्ल्ड मैप है, आप देख पा रहे हैं। तो ये विंड्स कहाँ से चलेंगी, 23.5 से चलेंगी आपकी इस रीजन में, क्लियर, देख पा रहे हैं आप, ये ऐसे चलेंगी, ठीक है। जब ये ऐसे चलेंगी तो आप देख पा रहे हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट यूरोप है ये, क्योंकि अटलांटिक ओशन के ऊपर से जा रही हैं, तो अटलांटिक ओशन के ऊपर से ये मॉइस्चर लेके जा रही हैं, और कहाँ पे आपका रेनफॉल कर रही हैं, नॉर्थ वेस्ट यूरोप में। तो जो भी या नॉर्थ वेस्ट यूरोप में या वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट आप देख पाएंगे, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट क्या करेंगी, ये रेन करेंगी, क्लियर। ये बात आपको क्लियर हुई। सेम यहाँ पे भी लागू होगा, ये वेस्टर्न कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे ये रेन करेंगे, क्लियर। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रिंग प्रेसिपिटेशन इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन कोस्ट बिकॉज दे पिक अप मॉइस्चर while passing through ocean। ये बात आपको क्लियर हुई। वेस्टर्लीज आर मोर विग्रस इन सदर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू वाटर डोमिनेंस, देयर वेलोसिटी इंक्रीज फर्दर साउथवर्ड एंड बिकम स्टॉर्मी, ठीक है।
ये सदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा जो लैंड है वो कम है और वाटर ज़्यादा आपको देखने को मिलता है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो उस वजह से क्या होता है कि ये ज़्यादा स्टॉर्मी, ज़्यादा विग्रस, ज़्यादा फास्ट मूव करती हैं, क्योंकि इनको बैरियर, लैंड का बैरियर यहाँ पे नहीं मिलता है। उसकी वजह से इनकी स्पीड कंटिन्यूसली क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। तभी इनको क्या बोलते हैं, 40 से 50 डिग्री के बीच में इनको कहा जाता है रोअरिंग फोर्टीज। और फिर 50 डिग्री के पास इनको क्या कहा जाता है, 50 डिग्री के पास इनको कहा जाता है एक सेकेंड, 50 डिग्री के पास इनको कहा जाता है फ्यूरियस 50s, और 60 के पास इनको कहा जाता है श्रिंकिंग 60s। तो आपको ध्यान रखना, कई बार मैच ऑफ करने में इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती हैं। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, ये पोलर विंड्स इसके बाद आती हैं। तो हमने अब तक जो ट्रेड विंड्स थी वो पढ़ ली, हमने वेस्टर्लीज पढ़ ली। अब लास्ट जो विंड्स बचती है हमारे पास वो बचती हैं पोलर विंड्स। तो पोलर विंड आपको पता है 66.5 डिग्री से लेकिन पोल की तरफ चलती हैं। ठीक है, पोल से 66.5 की तरफ चलती हैं, तो वो कहलाती हैं पोलर विंड्स। और ये दोनों हेमिस्फीयर में होती हैं, क्योंकि पोल्स के ऊपर हाई प्रेशर होता है, आपको पता ही है टेम्परेचर की वजह से। और ये फिर कहाँ चलेंगी, 66.5 डिग्री की जो लो प्रेशर बना हुआ है उस तरफ भागेंगी। क्लियर, ये बात आपको क्लियर हुई। तो पोलर विंड्स कोई आपको ये पता ही है क्या होती हैं, कहाँ से कहाँ चलती हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको पोलर विंड्स जो है समझ आई होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट्स एंड देयर क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस, कि विंड बेल्ट कैसे खिसकती हैं और उनका क्लाइमेट के ऊपर क्या सिग्निफिकेंस है। ये अब इस टॉपिक में हम आगे देखेंगे। देखिए, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। होता क्या है कि जैसे कि आपको पता ही है कि जो हमारा सन है वो सन अर्थ के रिस्पेक्ट में या अर्थ सन के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होती रहती है। तो ये पोजीशन आप मानिए कि जब सन हमारा पूरा एकदम वर्टिकल होता है इक्वेटर के ऊपर, तो ये 0 डिग्री इक्वेटर, जो अर्थ का इक्वेटर है वो 0 डिग्री इक्वेटर है। ठीक, अब जैसे ही समर सोलस्टिस आएगा, यानी कि गर्मियाँ आएंगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो क्या होगा कि जो सन की पोजीशन होगी वो 23.5 डिग्री के ऊपर वर्टिकल होगी। जब 23.5 डिग्री के ऊपर वर्टिकल होगी तो इस रीजन में हाई प्रेशर बनेगा। ठीक, इस रीजन में हाई प्रेशर बनेगा तो जो विंड बेल्ट है, जो प्रेशर बेल्ट है, वो प्रेशर बेल्ट भी थोड़ा ऊपर की ओर खिसकेंगी, लो प्रेशर ऊपर बनेगा। क्योंकि ठीक, जब वो ऊपर बनेंगी तो जो डोल्ड्रम पहले 5 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ से साउथ तक बन रहा था, वो अब क्या हो रहा है, 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में बन रहा है। जब वो 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में बन रहा है तो जो ट्रेड विंड्स पहले नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो पहले 0 डिग्री पे मिल रही थी, वो अब आके कहाँ मिलेंगी, अराउंड 10 डिग्री के ऊपर कन्वर्ज करेंगी। जब ये 10 डिग्री के ऊपर कन्वर्ज करेंगी, दैट मीन्स अगर जब ये ऊपर की ओर खिसका है तो जो ऊपर वाली बेल्ट है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, वो भी और नॉर्थवर्ड पोल की तरफ खिसक जाएगी। ठीक, जो पहले बेल्ट यहाँ पे आपकी 30 से 35 के बीच में बन रही थी नॉर्मल कंडीशंस में, वो अब जाके कहाँ बन रही है, 35 से 40 के बीच में। 35 से 40 के बीच में जब वो बन रही हैं तो उससे क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पहले नॉर्मल कंडीशन में ये रीजन जो है, ये रीजन देखिए, ये रीजन किसके इन्फ्लुएंस में आ रहा था, ट्रेड विंड्स के इन्फ्लुएंस में। ठीक, किसके, ट्रेड विंड के आ रहा था, और साथ में कुछ हिस्सा इसका वेस्टलीज के इसमें भी आ रहा था। क्लियर, लेकिन जब ये ऊपर की ओर खिसक गया है तो वेस्टलीज तो इससे एकदम पूरे ही दूर चली गई हैं। और हुआ क्या है, ये पूरा जो रीजन है, ये पूरा रीजन यहाँ पे देखिए, ये पूरा रीजन ट्रेड विंड्स के इन्फ्लुएंस में आ रहा है। अभी ये पूरा रीजन किसके इन्फ्लुएंस में आ रहा है, ट्रेड विंड्स के। पहले ये वेस्टलीज के इन्फ्लुएंस में था, अब ये पूरी तरह ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में। और ट्रेड विंड भी ऐसी कि इस 35 से 30 से 35 के रीजन से दूर जा रही हैं। ठीक, दूर जा रही हैं, दूर जा रही हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे मॉइस्चर नहीं आएगा, यहाँ पे बारिश नहीं होगी। जब बारिश नहीं होगी तो इस रीजन में 35 से 40 के रीजन में क्या होगा, आपकी जो समर होंगी वो समर ड्राई होंगी। क्लियर, क्योंकि ट्रेड विंड ऑफशोर हो रही है, मतलब ट्रेड विंड इनसे दूर भाग रही हैं। क्लियर, तो ये है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब आपका गर्मियाँ पड़ती हैं, तो जो 30 से 35 या 35 से 40 के बीच का जो रीजन है, मेडिटेरियन टाइप का जो रीजन है, उस रीजन में क्या होता है, गर्मियाँ सूखी होती हैं। अब दूसरी तरफ आ जाइए,
दूसरी तरफ क्या होता है कि जब विंटर सोल्स्टिस आता है तो जो पहले आपकी नॉर्थवर्ड मूव कर रही थी, अब क्योंकि सन की पोजीशन साउथ की तरफ आ गई है तो ये विंड बेल्ट जो है साउथ की ओर खिसकेंगी। जो डोल ड्रम पहले आपका 5 से 10 डिग्री नॉर्थ के बीच बन रहा था, वो अब 0 से 10 साउथ वर्ड मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में बनेगा। जब ये इसमें बनेगा तो जो ट्रेड विंड है वो और नीचे 0 डिग्री तक आएंगी, या आप ऐसा मानिए कि 5 डिग्री तक वो ट्रेड विंड आ जाएंगी, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड भी और आपकी जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है वो भी। ठीक, जब ये नीचे की ओर खिसका है तो दैट मीन जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है जो नॉर्मल कंडीशन में 30 से 35 के बीच में बनती है, ठीक, और आपके समर सोलस्टिस के टाइम आपकी 35 से 40 के बीच में बनती है, अब वो 30 से 25 के बीच में ही फॉर्म हो जा रही है। जब वो 30 से 25 के बीच में यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट कर रही हैं तो दैट मीन्स अब जो 35 से 40 का रीजन पहले हाई प्रेशर के इसमें इन्फ्लुएंस में आ रहा था, अब वो वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आ रहा है। ठीक, अब वो वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आ रहा है तो दैट मीन्स इस रीजन में, क्योंकि वो मेडिटेरियन सीज के ऊपर से ये वेस्टर्लीज गुजरेंगी, ऑन शोर बनेगी। ऑन शोर की मतलब उस लैंड की तरफ जाएंगी, लैंड की तरफ जाएंगी तो अब यहाँ पे क्या होंगी, बारिश, बारिश होगी, तो हम यहाँ बोलेंगे विंटर रेनफॉल। तभी जो मेडिटेरियन क्लाइमेट होता है उसमें क्या होती है, विंटर रेनफॉल होती है। क्लियर। अब मैं आपको एक मैप की इसके हेल्प से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये है मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट। ठीक, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, यहाँ पे मेडिटेरियन रीजन के आसपास 35 से 30 से 45 डिग्री के बीच में। ठीक, यहाँ पे सेंट्रल चिली में देखने को मिलता है, वेस्टर्न केप ऑफ साउथ अफ्रीका में, यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भी ये देखने को मिलता है, कैलिफोर्निया में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जब आपकी नॉर्मल आपकी जो समर सोल्स्टिस होता है तो आपकी विंड्स, जो ट्रेड विंड्स होती हैं, वो ऐसे चलती हैं इस तरफ को। क्लियर। जब आप देखिए, जब आपका मतलब जो विंटर आती हैं तो जो वेस्ट, ये जो रीजन है, ये रीजन किसके इन्फ्लुएंस में आ जाता है, वेस्टलीज के। और जो विंड चलती हैं फिर वेस्टलीज विंड ऐसे चलती हैं। क्लियर। जब ऐसे चलेंगी तो बारिश तो करेंगी। ठीक, क्योंकि ये कहाँ से जा रही हैं, ओशन के ऊपर से। ठीक, यहाँ पे मेडिटेरियन ओशन है, यहाँ पे सेंट्रल चिली का ओशन है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है यहाँ पे। ठीक, क्लियर। आई होप आपको ये इसकी क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस आपको समझ आई होगी। तो ये है आपकी पहली क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस। आपको पता लग गया होगा कि क्लाइमेटिक जो आपकी विंड बेल्ट हैं वो क्यों चेंज होती हैं, कैसे, उनका क्या रीज़न है चेंज होने का। जब वो चेंज होती हैं तो उनकी क्या सिग्निफिकेंस है आपकी हमारे क्लाइमेटिक सिस्टम पर, वर्ल्ड के क्लाइमेटिक सिस्टम पर। ठीक, तो पहली जो क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस है कि इससे ड्राई समर्स और विंटर रेनफॉल देखने को मिलता है, और इसकी वजह से टिपिकल मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट फॉर्म होता है 30 से 45 डिग्री के नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर में। क्लियर। अब आगे देखेंगे 60 से 70 डिग्री लेटीट्यूड में टिपिकल क्लाइमेट करेक्टराइज्ड बाय वेट समर्स। ठीक, इसका ठीक उल्टा होगा इधर, कहाँ पे, 60 से 70 के बीच में। अगर आप 60 से 70 के बीच में देखेंगे तो ये है आपका 60 समर सोल्स्टिस में। ठीक, जब ये ऊपर की ओर आएगा तो यहाँ से यहाँ पे क्या बनेगा, एक सेकेंड एक सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो वो लो प्रेशर ऊपर की ओर खिसक जाएगा, तो उसकी वजह से वेस्टर्लीज क्या होंगी यहाँ पे, अब इसके इन्फ्लुएंस में आ गए वेस्टर्लीज के। तो यहाँ पे इस 60 से 70 के रीजन में क्या होगा, ये समर रेनफॉल करेगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ से जो वेस्टर्लीज हैं वो ऑन शोर हैं। क्लियर। जब ये नीचे की ओर खिसकेगा तो यहाँ से फिर विंड इस तरफ चलेंगी, इस तरफ चलेंगी तो वेस्टर्ली इसकी ऑफ शोर हो जाएगी, तो विंटर यहाँ पे ड्राई होती है। क्लियर, इसके ठीक उल्टा होता है। तो दो जो क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस थे मैंने आपको बताए, एक 30 से 35 डिग्री 30 से 45 डिग्री के बीच में आपको विंटर ड्राई, समर रेन सॉरी समर ड्राई और विंटर रेनफॉल देखने को मिलता है, और 60 से 70 के बीच में आपको समर वेट और विंटर ड्राई देखने को मिलती है। ठीक, बात क्लियर। अब हम इसकी वजह से एक और जो रीज़न होता है कि क्या होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो पहले डोल्ड्रम इस नॉर्मल कंडीशन में यहाँ बन रहा था, वो डोल्ड्रम अब ऊपर खिसक गया है। जब ऊपर खिसक गया तो ये जो ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आ रही थी, वो इसको यहाँ से मूव करके किस ओर जाएंगी, वेस्टर्लीज का रूप ले लेंगी। जब वेस्टर्लीज का रूप ले लेंगी तो उसकी वजह से माना जाता है कि हमारा जो मानसून है वो मानसून भी फॉर्म होता है, क्योंकि जो NITCZ है, नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, वो आपका एक्सटेंड हो जाता है 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड तक, तो उसकी वजह से साउथ वेस्ट मानसून का वो रूप ले लेता है।
आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी, और जो शिफ्टिंग विंड बेल्ट की है वो आपको समझ आई होगी, क्या क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस है वो भी आपको समझ आई होगी, ये मैप भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, और लास्ट हमारा आज का टॉपिक है ट्राई सेलुलर मेरिडियनल सर्कुलेशन। बहुत इजी है, ठीक। मैं जो भी जितनी भी चीज़ें थी वो ऑलरेडी मैं वन बाय वन सिंपल आपको समझा चुका हूँ। अब हमने सिर्फ साइकिल्स को समझना है होता क्या है। देखिए, ये आपको पता ही है कि ये जो रीज़न है, ठीक है, ये जो रीज़न है आपका, ये रीज़न यहाँ पे इक्वेटर है। इक्वेटर में लो प्रेशर होता है तो विंड्स ऊपर उठेंगी, यहाँ से ऊपर उठी, ठीक। और फिर क्या होंगी, एक आपकी साउथवर्ड जाएगी एक ब्रांच आपकी नॉर्थवर्ड जाएगी, ठीक। और नॉर्थवर्ड जाके वो कहाँ 23.5 के ऊपर सिंक कर जाएंगी। जब वो 23.5 के ऊपर आपकी सिंक करती हैं तो इस सिंक करने के बाद वो दोबारा इक्वेटर की ओर जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है। इक्वेटर की ओर आएगी तो यहाँ पर बनता है फिर आपका कौन सा सेल, और ये सेल का रूप जो ले रहा है, इस सेल को हम बोलते हैं हेडले सेल। क्लियर, ध्यान रखें आप। तो हेडले सेल जो बनता है वो कहाँ से बनता है, 23.5 डिग्री से लेके इक्वेटर के बीच में जो सेल बनता है उसको बोलते हैं हेडले सेल, ठीक। और फिर उसके बाद अगला सेल कौन सा बनता है, अगला सेल, क्योंकि यहाँ पे सिंक हुई है तो एक ब्रांच इधर आएगी, एक ब्रांच इधर जाएगी। जब इधर जाएंगी तो 23.5 के सॉरी 66.5 डिग्री के ऊपर से ये दोबारा ऊपर उठेंगी, दोबारा एक सेल यहाँ पे क्लियर करेंगी, और इस सेल को बोलते हैं हम फेरल सेल। क्या बोलते हैं, फेरल सेल, ठीक। सेम दोबारा से इधर होगा पोल की तरफ, क्योंकि पोल के ऊपर क्या है, हाई प्रेशर है। जब पोल के ऊपर हाई प्रेशर है तो पोल की तरफ से आपकी 66.5 डिग्री की तरफ आएंगी और दोबारा से एक सेल का इस तरह से निर्माण करेंगी, ठीक। तो 3 सेल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बन रहे हैं, ठीक। ये 3 सेल यहाँ पे बन रहे हैं। तो एक को हमने बोला हेडले सेल, दूसरे को बोला हमने फेरल सेल, और तीसरे को हमने बोला पोलर सेल, ठीक। तो आई होप आपको कितने सेल अर्थ के ऊपर बनते हैं वो सेल्स की भी समझ आई होगी, ठीक। वन बाय वन हम इसको देख लेते हैं कि एक जो पहला होता है उसको हम ट्रॉपिकल सेल बोलते हैं, जो यहाँ पे बन रहा है, या हेडले सेल का नाम देते हैं। फिर एक होता है पोलर सेल, और पोलर फ्रंट सेल और मिड लैटिट्यूड सेल, या फेरल सेल जिसको हमने बोला, ठीक। और फिर लास्ट में पोलर या सब पोलर सेल। क्लियर, ये यहाँ पर बनता है। तो जो हेडलेस सेल है उसको हमने हेडलेस सेल बोला, और ये थर्मली इंड्यूस्ड है। क्यों थर्मली इंड्यूस्ड है, हम ऑलरेडी इसकी बात कर चुके हैं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस देखें। दूसरा है कि इस रीजन में आपका ट्रेड विंड्स चलती हैं। जहाँ हेडलेस सेल बनता है वहाँ पे क्या कौन सी विंड्स चलती हैं, ट्रेड विंड्स चलती हैं। क्लियर, ट्रेड विंड्स चलती हैं। तो ट्रेड विंड्स जब अर्थ के ऊपर चलती हैं तो उनके ऊपर ट्रेड विंड्स ऐसे चलेंगी, और ऊपर क्या चलेंगी, एंटी ट्रेड इसके ऊपर चलेंगी ट्रोपोस्फियर में। क्लियर। फिर दूसरा आता है पोलर सेल। पोलर सेल आपका मिड लैटिट्यूड से चलता है कहाँ की ओर, ये पोलर सेल की जो मतलब मूवमेंट होती है वो ऐसे होती है। क्लियर, ठीक है। पोलर सेल की इस तरह से होती है, और ये हेडलेस सेल की होती है। समझ आए। तो ये है फेरल सेल, पोलर फ्रंट सेल है सॉरी, और फेरल सेल है, ठीक है। तो ये है फेरल सेल की मूवमेंट इस तरह से होती है। तो इस फेरल सेल में कौन सी विंड्स चलेंगी, वेस्टर्लीज विंड चलेंगी, ठीक, दोनों हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो ये है आपका फेरल सेल। और फिर लास्ट सेल है आपका सब पोलर सेल, ठीक है। ये सेल कुछ नहीं है, जस्ट आपको नाम रखना है, और वो मूवमेंट विंड की कैसी होती है, एयर की सर्कुलेशन कैसी होती है, कौन सी विंड्स होती हैं, विंड्स के नाम क्या है, मैं वो ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। और फिर पोलर सेल आपका लास्ट है, जो आपका इसमें चलता है पोल से 66.5 डिग्री के बीच में चलता है, वो आपका पोलर सेल कहलाता है, या सब पोलर सेल भी उसको हम कहते हैं। एट पोलर लो प्रेशर रीजन द air ascend upward due to the rotation of the earth, and after reaching middle troposphere they turn poleward and equatorward, ठीक है। ये वही बात कह रहा है। अब हम देख लेते हैं कि इस कंसेप्ट के जो बोलते हैं कि अर्थ के ऊपर 3 सेल बनते हैं, उसके क्रिटिक्स क्या हैं। अपर एयर एंटी ट्रेड विंड्स आर नॉट यूनिफॉर्मली फाउंड ऑल द मेरिडियंस। ये बोलते हैं कि जो अपर एयर जो मतलब नीचे ट्रेड विंड्स चलती हैं, अगर आपका मान लीजिए सेल बन रहा है इस तरह से, ये ट्रेड विंड्स का सेल बन रहा है, क्लियर, तो ऊपर एंटी ट्रेड चलनी चाहिए, लेकिन ये बोलते हैं कि ये हर मेरिडियन में एंटी ट्रेड्स हमको देखने को नहीं मिलती है। इसका बोलने का मतलब कि ये इसका पहला एक लिमिटेशन हुई, कि जो हम बोल रहे हैं कि आपका वो हेडलेस सेल बन रहा है, लेकिन हेडलेस सेल के ऊपर तो एंटी ट्रेड चलनी चाहिए, लेकिन एंटी ट्रेड तो हर जगह हमें मिलती नहीं है। तो ये
क्यों ऐसा होता है? तो इस कंसेप्ट की वजह से ये एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिलती है। पहली इसकी क्रिटिक्स है। दूसरी है, एट द हाइट ऑफ 500 टू 1000 मीटर द विंड्स बिकम ऑलमोस्ट पैरेलल टू आइसोबार्स, क्योंकि आइसोबार ऐसे चलती हैं। तो ये बिल्कुल ये बोलते हैं कि एक 500 से 1000 मीटर के ऊपर जो विंड्स हैं वो एकदम पैरेलल हो जाती हैं आइसोबार के। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है? अगर ये तो पैरेलल नहीं होनी चाहिए, तो पैरेलल किसके होनी चाहिए? ट्रेड विंड के पैरेलल होनी चाहिए, क्योंकि नीचे ट्रेड विंड, ऊपर आपकी एंटी ट्रेड। ठीक, और वो जो आइसोबार होते हैं वो जनरली आपके लेटीट्यूड के क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो जो ट्रेड विंड्स हैं वो ऐसे बन रही हैं और नीचे जो ट्रेड विंड है वो ऐसे चल रही हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये इस सेल की जो थ्योरी है उसकी वजह से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। इन दिस केस दीज सेल्स आर नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा हमारे पास हो रहा है तो ये सेल बनना पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? तो ऐसा क्यों हो रहा है ये भी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। ठीक, और तीसरा है नॉट फुली वैलिडेटेड, और पूरी तरह से ये वैलिडेट भी नहीं करता है इस थ्योरी को। क्लियर? तो ये थे इसके क्रिटिक्स, और ये थी आज की वीडियो। थोड़ी लंबी होगी, हमने इसमें बहुत कंसेप्चुअल चीज़ें क्लियर की हैं जो इम्पोर्टेंट थी आपके पेपर के लिए, चाहे वो CUET-PG का है चाहे वो नेट का है। तो आप अच्छे से पढ़िए, एक बार देखिए वीडियो को, नोट्स बनाइए, और अगर आप कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आपको आज कितनी चीज़ें समझ आई हैं उसको नज़र में रखते हुए हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, और ये हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 में आया है। ठीक, ज्योग्राफी में। तो इसको आपको अरेंज करना है आप सही ऑर्डर में। कहाँ से? साउथ से नॉर्थ की तरफ, मतलब पोल से इक्वेटर की ओर इनको आपको अरेंज करना है। हॉर्स लैटिट्यूड, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स, डोल्ड्रम, ठीक, पोलर ईस्टर्लीज, ये आपको अरेंज करनी है। तो कौन सा ऑप्शन होगा आप बताइएगा ज़रा, और कमेंट करके हमें ज़रूर। इसका आंसर फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। अगली वीडियोस में हम देखेंगे कुछ लोकल विंड्स, रीजनल विंड्स, और जो भी आपकी सीजनल विंड्स होती है उनके बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और वीडियो समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और हमें टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमने बहुत सारे MCQ और अदर स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।